पिछले 25 सालों में, स्पेशली जब से आप पढ़ा रहे हो, एजुकेशन सिस्टम में आपने क्या बदलाव देखा है? चीज़ें टफ कर दी गई हैं बच्चों के लिए? इस बात को ऐसे डायरेक्ट जज करना थोड़ा मुश्किल है कि टफ कर दी गई हैं। नहीं, लेकिन हम डायरेक्ट आंसर चाहेंगे कि यस या नो में भी हम समझना चाहेंगे कि या तो टफ हुआ है या नहीं हुआ है। किस तरह का स्ट्रेस लेवल होता है जो 12th के बोर्ड के एग्जाम, हमने भी 10th और 12th किया है तो हम भी समझ सकते हैं कि एक बच्ची थी, नाम तो नहीं लूँगा मैं, वो फबक के एकदम रो पड़ी। इतनी तेज़ रो पड़ी कि मैं वो सामने से तो कैसे ही बताऊँ आपको, लेकिन वो मेरी आंखों के आगे से जाती नहीं है बात। तो अगर कहीं कहीं पे बच्चों को ना उनके कंफर्ट जोन में रहने दो, उनको गाइड ज़रूर करना चाहिए, लेकिन एक रिजिड स्ट्रक्चर कभी नहीं बताना चाहिए बच्चे को कि बेटा तुझे यही करना है और ऐसे ही करना है। देखो, हद से ज़्यादा कंफर्ट जोन में तो फिर रिलैक्स हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत कंफर्ट ज़रूर चाहिए उसको। ऐसे सब्जेक्ट्स में जो बेहतर करते हैं वो इंडिया से ही चले जाते हैं। अगर लैंग्वेज की बात करें तो हमारे जितने स्टेट हैं उतने लैंग्वेज है कम से कम। हाय एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब? मैं अनुराग त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने नए पॉडकास्ट और चैनल दिल से विद अनुराग में। दोस्तों, आज ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है और बहुत ही ज़रूरी है इस विषय में बात करना हम सभी के लिए। मैं बात करने वाला हूं दोस्तों आज एजुकेशन सिस्टम पे, एजुकेशन को लेके, स्पेशली जो बच्चे 12th 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स अब देने जा रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा और सभी पेरेंट्स को भी बहुत हेल्प करेगा। मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनको लगभग 25 साल से ऊपर का अनुभव है और लगभग 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शिक्षित करने का अनुभव रखते हैं। इस विषय पे हमारे समाज में बातें बहुत कम होती हैं, जबकि ये एक ऐसा विषय है जहाँ पे हमें जानकारी रखना और अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं स्वागत करता हूँ इसी के साथ मैं अपने नए गेस्ट का, रवि सर का। रवि सर नमस्कार, राधे राधे। और मैं चाहूँगा कि हम इस विषय पे जब हम बात करें और कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को जब हम टच करें, उससे पहले कुछ आप अपने बारे में ज़रूर बताएं सभी को। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र कुमार है। रवि सर के नाम से जनरली सभी बच्चे और जानने वाले जानते हैं मुझे। और पिछले 23 सालों से मैं प्रोफेशनली क्लासरूम टीचिंग कर रहा हूँ। ईयर 2003 में मैंने प्रोफेशनली क्लासेस लेना शुरू किया था और मेरा मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स 9th 10th 11th 12th का मैथ्स एंड फिज़िक्स है। स्पेशली मैं नॉर्थ दिल्ली में क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ एंड हमारा इंस्टीट्यूट भी है एक आसरा के नाम से, जहाँ पे ये क्लासेस चलती हैं। तो सबसे पहले थैंक यू रवि भाई, आपने टाइम निकाला। मुझे पता है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक क्या शेड्यूल रहता है, ठीक है। पर्सनली जो भी टीचर्स इस प्रोफेशन में हैं और जो पढ़ा रहे हैं, चाहे स्कूल में या किसी भी एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं टीचर्स, तो वो अच्छे से समझते हैं कि कितना मुश्किल होता है टाइम निकाल पाना, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आजकल इस विषय पे बात करना। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे रवि भाई कि पिछले 25 सालों में, स्पेशली जब से आप पढ़ा रहे हो, एजुकेशन सिस्टम में आपने क्या बदलाव देखा है? क्या ऐसी चीज़ें बदली हैं, चाहे वो अच्छाई के लिए हो या ख़राब हो? दोनों ही मुद्दों पे मैं चाहूँगा कि आप टच बेस बनाएं। तो क्या लगता है आपको 25 साल में कैसा क्या परिवर्तन आया? देखिए, बात ऐसी है कि बुरा तो आई डोंट थिंक कि कुछ हुआ है, बट वे ऑफ लर्निंग चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, लर्निंग बेस्ड सिलेबस था ज़्यादा। मीन्स बच्चे अगर केवल याद कर लें तो सफिशिएंट होता था। पहले अगर आपको ध्यान होगा, हम लोग सेम एज ग्रुप के हैं, हमारे टाइम कुछ गेस्ट पेपर टाइप का भी आता था पहले। पिछले 10 सालों के पेपर कर लो भाई, हो जाएगा उसी से। करेक्ट। बट आज का सिस्टम चेंज हो चुका है। इवन सीबीएसई भी ये कहती है कि सिलेबस का कुछ परसेंट पोर्शन स्किल बेस्ड है, कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, कुछ लर्निंग बेस्ड है। 100% सिलेबस एक पैटर्न का अब नहीं है। तो बच्चों को ये समझना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी, और जो हमारे नए साथी आ रहे हैं टीचर्स भी, उनको भी ये देखना पड़ेगा कि केवल लर्निंग पे फोकस नहीं करना। लर्निंग के साथ साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। इट मीन्स कि जो आप सीख रहे हो उसको अप्लाई कैसे करना। तो ये सब चीज़ें वक्त के साथ सीबीएसई के सिलेबस में ज़्यादा एड ऑन हुआ है। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। मैं चाहूँगा, देखो, स्टूडेंट्स, हर तरह का स्टूडेंट्स इस वीडियो को, पॉडकास्ट को सुनेगा और आपसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश रहेगी। तो इसको मैं चाहूँगा कि आप जो ये कॉम्पिटेंसी बेस बता रहे हैं, इसको थोड़ा और सरल भाषा में अगर आप बता। मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो वर्ड है,
ये जनरली बच्चों के माइंड में ही नहीं है। वो सिंपली ये पढ़ते हैं, जब अपना सिलेबस देखते हैं, तो जैसे मैं एक 10th क्लास का एग्जांपल ले लूँ, 10th क्लास में और 12th क्लास में मैथ्स मेरा मेन सब्जेक्ट है, मैं उसी की बात करूँ, तो अब 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू आने लग गए। दैट इज एक्चुअली नॉट सिंपली एमसीक्यू, बट दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। एमसीक्यू में पहले क्या होता था, पहले सिंपली पूछते थे व्हाट इज एक्स, अगर आपको याद है कि ये क्या है, बस लिख दिया, बात खत्म। करेक्ट। बट आज के डेट में वो सिस्टम नहीं है। आज के डेट में आपको एप्लीकेशन पता होना चाहिए। वो कोई भी क्वेश्चन व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट करके एमसीक्यू में भी नहीं आता। उसमें किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में इनडायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो उसका आंसर नहीं कर पाएगा, सही नहीं कर पाएगा। किसी ने जस्ट गेस मारना है वो तो एक अलग बात हो गई, बट अगर उसका सही आंसर करना है तो नॉलेज डेप्थ होनी चाहिए नॉलेज की, और तब उसकी क्वेश्चन को वो अटेम्प्ट कर पाएगा। तो मेरा मेन कंसर्न ये है, 2 क्वेश्चन केस बेस के आने लग गए हैं, 2 या 3। अब केस बेस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्वेश्चन में दिया जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हमारे टाइम में इंग्लिश में होता था अनसीन पैसेज, अभी भी आता है। अभी भी आता है। तो मैथ्स में भी और साइंस में भी, हर सब्जेक्ट में भी ये डाल दिया गया है। बल्कि साइंस में तो ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, टॉपिक डाला जाता है और हम सोचते हैं उसी में से आंसर होगा, बट टॉपिक बस ये है कि आपको रेफरेंस देते हैं कि हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ लेते हैं जो उस पैसेज में आंसर नहीं होता है। मैथ्स में तो देना पड़ता है क्योंकि वैल्यूज होती हैं तो वो देनी पड़ती है। तो इस तरह करके पैटर्न में काफ़ी चेंजेस आए हैं। आज से 2005 में सिलेबस रिफॉर्म हुआ था, 2005 से अब तक, खासकर कोविड के बाद ये ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो क्या ये मैं मान लूँ कि पिछले 25 सालों में चीज़ें टफ कर दी गई हैं बच्चों के लिए? इस बात को ऐसे डायरेक्ट जज करना थोड़ा मुश्किल है कि टफ कर दी गई हैं। नहीं, लेकिन हम डायरेक्ट आंसर चाहेंगे कि यस या नो में भी हम समझना चाहेंगे कि या तो टफ हुआ है या नहीं हुआ है। बीच में तो देखिए, आप एक टीचर आप समझ सकते हैं, बीच का तो कुछ रहता नहीं है, क्योंकि ये बड़ा समझना पड़ जाता है एक पेरेंट्स को भी। क्योंकि जब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अगर 90s में पढ़ाई करी है, अर्ली 2000 में अगर हमने एजुकेशन किया है, और आज के एजुकेशन को अब मैं किसी दूसरे प्रोफेशन में हूं और अपने बच्चों से रिलेटेड अगर मैं करना चाहूँ तो मुझे सिंपल समझना पड़ेगा पहले कि क्या एजुकेशन सिस्टम ईजी हुआ है या टफ हुआ है। देखो, अब यस नो में तो इसका जवाब मैं शायद नहीं दे पाऊंगा डायरेक्टली कि टफ हुआ है या इजी हुआ है, बट परसेंटेज वाइज अगर मैं इसको जज करूं, जैसे पहले मैंने जैसे बोला अभी पहले भी कि पहले पूरा लर्निंग फोकस सिलेबस हुआ करता था। अब क्या कर दिया इन्होंने, स्किल बेस्ड जो किया है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जस्ट याद करके बच्चा अच्छे नंबर नहीं ला सकता। जैसे पहले क्या था, रटने वाला दौर चला। हाँ, रटने वाला दौर चला गया है। आप ये कह सकते हो कि पास तो लगभग सब बच्चा हो जाएगा आज के दौर में, करेक्ट, बट अच्छा लेवल मार्क्स का जो अचीवमेंट है उसके लिए अब परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट डाउन है। जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में अब के दौर में यही सपोर्ट चल रहा है कि भैया लिटरेसी रेट हाई हो, लेकिन लिटरेसी का एक्चुअल में स्टैंडर्ड क्या है वो पता नहीं, वो डिसाइडेड नहीं है। तो वो वाला दौर चल रहा है कि हमारे यहाँ से 100% रिजल्ट आ रहा है, इट मीन्स 100% बच्चे पास हो रहे हैं, बट कितनों को डेप्थ में नॉलेज है, शायद वो 20-30% ही है बच्चे। तो दैट्स वाई वो मार्क्स का भी आजकल यही सीन चल रहा है कि कई बार हम देखो एमसीक्यू जो है कॉम्पिटेंट, सीबीएसई अपने करिकुलम में साफ लिखता है, कहीं मेंशन नहीं है कि एमसीक्यू क्वेश्चन देंगे हम 20। आप अगर ध्यान से पढ़ो तो वहां लिखा होता है वी आर गिविंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 20। तो उनका लेवल है। अब कुछ बच्चे देखो, कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे तुक्का मार के भी 20 के भी सही भी कर लेते हैं भाई, रेयरेस्ट केस। हाँ, रेयरेस्ट केस है, नहीं तो 20 नहीं होते तो 10, 15, 12, और उसी से उनके मार्क्स एकदम से उछाल मार जाते हैं। बट ये डिसाइड नहीं करता कि वो उनकी नॉलेज कितनी है। लेकिन जो बच्चे जेन्युइनली पढ़ के उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उससे वहां पे सही नॉलेज चेक हो रही है। मतलब सिंपल है कि कॉम्पिटेंसी का रवि सर का सिंपल मानना ये है कि अगर आप, हो सकता है आप मैथ्स में अच्छे हो सकता है आप साइंस में अच्छे हो सकता है आप की स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं एग्जाम्स में जहाँ से बच्चा अपनी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से जब उन क्वेश्चंस के आंसर करता है और उसके थ्रू वो मार्क्स लाने की कोशिश करता है तो उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन लेवल जज होता है, जज हो जाता है कि इंटेलिजेंसी उसकी जज करने की कोशिश की जाती है।
तो पैटर्न को चेंज करना मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मूव है सीबीएसई की तरफ से, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ राइटिंग में हर एक चीज़ का एग्ज़ाम लेना इज़ नॉट द गुड साइन। और आगे चल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हैं, IIT, हाँ, सारे इसी तरह के या बाकी चीज़ें भी तो इसी बेस पे हैं, तो कहीं ना हाँ कहीं जी, वो हाँ बच्चों को एक प्रिपरेशन में आसानी भी मिलती है। सही बात है, बच्चों को एक आइडिया मिल जाता है कि अब लेवल ये होगा, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। पहले उनको पता ही नहीं होता था कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या हैं। असर्शन रीजन का एक सही पैटर्न आया हुआ है। किसी भी असर्शन रीजन के क्वेश्चन क्या होते हैं कि आपने कुछ याद कर लिया। असर्शन में एक स्टेटमेंट होता है, रीजन में वो दूसरा से स्टेटमेंट होता है। वो रीजन उसकी एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, मतलब दो चीज़ों को कोरिलेट करने की बात होती है। तो ये अच्छा मूव है, ये तो सीबीएसई का बहुत अच्छा मूव है। बट इस एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि हमारी गवर्नमेंट ने अभी पिछले 5 सालों में ये चीज़ें चेंज करी हैं। वैसे तो सिलेबस में रिफॉर्म हुआ था 2005 में, एक्चुअल रिफॉर्म, उसके बाद रीप्रिंट हुए हैं और हर बार कभी कुछ टॉपिक जोड़े गए हैं, कुछ हटाए गए हैं, बट कंप्लीट सिलेबस में चेंज नहीं किया गया है। हमारे सिलेबस में MCQs बुक्स में नहीं है, NCERT में। तो मैं बच्चों को रेकमेंड करूँगा कि ज़रूर बच्चों को, जैसे सीबीएसई के सैम्पल पेपर गवर्नमेंट सीबीएसई की वेबसाइट पे cbse.gov.in पे अवेलेबल है, उनसे MCQ करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि MCQ में बेटर करना है तो उन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। क्वेश्चन किस तरह से पुटअप होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी से निकल के एक चीज़ आती है कि क्या जो आज का एजुकेशन सिस्टम है वो आज के बच्चों को इंटेलिजेंट बना रहा है, या फिर सिर्फ एक रट्टू तोता कहें उसको, कि सिर्फ रट के एग्ज़ाम्स क्लियर करना और सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना, या फिर नहीं ये इंटेलिजेंसी क्रिएट कर रहा है और कॉम्पिटिटिव भी बना रहा है? नहीं, अब देखो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि अब जो बच्चे 75% प्लस में जा रहे हैं, यानी उन्होंने अपना दिमाग काफ़ी इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब क्योंकि 75% जाने का मतलब ये है कि उन्होंने लर्निंग बेस को भी फोकस किया है, कॉम्पिटेंसी बेस को भी फोकस किया है, जो स्किल बेस्ड हैं और थोड़े हॉट्स क्वेश्चन होते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, सबको अटेम्प्ट किया है, क्योंकि सबका पोर्शन होता है 20 to 30%। तो अगर इनको 25 में भी मैं डिवाइड कर दूं, तब भी बच्चे ने हर पार्ट अटेम्प्ट किया है, करेक्ट, तभी तभी वो वहां तक पहुंचा है। लेकिन हाँ, जो 30-40% के आसपास हैं, तो यानी उन्होंने लर्निंग से ज़्यादा अचीव किया है, उन्होंने समझा कम है शायद और लर्निंग ज़्यादा किया तो है। वही तो बात है ना राज भाई कि बच्चों को ये सिस्टम समझदार बना रहा है या फिर नंबर लाने की सिर्फ मशीन? देखो यहाँ पे फिर वही वाली ये क्या हो जाता है ना कि यहाँ पे जैसे अगर हर बच्चे के लिए अपना एक कंफर्ट जोन है, आप ये कह सकते हो, या तो कुछ लोग, और या इवन की पेरेंट्स के लिए भी मैं ये बात कहूँगा, कुछ लोग बस ये चाहते हैं बच्चा 12th कर ले, कितने नंबर आए हैं, नॉलेज हुई है नहीं हुई है, या फिर आप भी अपने एनवायरनमेंट में ये चीज़ देखते होगे, किसी का फोकस रहता है भैया बच्चे के नंबर आने चाहिए, वो उनका नंबर आना ही क्राइटेरिया है बच्चे को जज करने का। तो हर जगह केवल नंबर आना ही जज करने का क्राइटेरिया नहीं आपको होता। क्या लगता है कि नंबर लाना सफिशिएंट है, या मेरे जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा मानना है शायद हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए, या किसी भी कंट्री के लिए, कि समझदारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय एग्जैक्टली। नंबर लाने की। आप ये देखो, इतनी मोटी किताब हम पढ़ते हैं, पूरी किताब तो नहीं आती पेपर में, नहीं आती, ठीक है। मे बी पॉसिबल जो बच्चा जिसका IQ लेवल बहुत अच्छा है, मे बी पॉसिबल ये हो सकता है उसने 2-4 चीज़ें ऐसी मिस कर दी, वही पेपर में आ गया, उसके मार्क्स थोड़े कम हो गए। तो केवल वो मार्क्स जज नहीं करता उस बच्चे का इंटेलिजेंट क्वोशेंट लेवल क्या है। IQ लेवल इससे केवल जज नहीं होता, मार्क्स से हमेशा। इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे एग्जाम्स के बाद इंटरव्यू भी होते हैं, कई जगह GD भी होते हैं, ग्रुप डिस्कशन भी होते हैं, ताकि बच्चे का एक्चुअल लेवल तो जाना जा सके। तो केवल मार्क्स सारी बातें जज नहीं करती हैं, लेकिन हाँ, हमारे देश में, और हमारे देश में क्या ऑलमोस्ट सारी जगह पहला क्राइटेरिया तो मार्क्स का ही रख दिया जाता है कि इतने मार्क्स आने चाहिए। तो इसलिए बच्चों पे कहीं ना कहीं इस बात का प्रेशर रहता है, भाई एटलीस्ट इतने मार्क्स तो लाने हैं, तब तो मैं इस चीज़ के लिए एटलीस्ट एलिजिबल हूँ। तो वो कहीं ना कहीं है। नहीं, इंटेलिजेंसी बहुत मायने रखती है आगे चल के। किसी भी फील्ड में कोई अपना करियर बना रहा है, या प्रोफेशनल कोर्स करने की सोच रहा है, या किसी अदर प्रोफेशन में जाने की, तो वहाँ पे इस सिस्टम से वो कितना इंटेलिजेंट बन पा रहा है या चीज़ों को समझ पा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मेरे को लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है, कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। हमने बहुत देखा है
कि एक बच्चा है जो बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है, लेकिन दूसरी कॉम्पिटेंसी पे वो फोकस नहीं कर पाया, या वोकल नहीं है, बात नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। वहीं दूसरा बच्चा, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि 75% ला रहा है लेकिन बाकी चीज़ों में अच्छा है, तो आगे चल के वो उसमें ज़्यादा बेटर कर पाता है। आप एग्री करते हो इस चीज़ से? ये एग्जैक्टली, मैं एग्री करता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि केवल मार्क्स ही ज़्यादा आएँ तो आप बेटर करोगे लाइफ में। ठीक है, बेसिक क्राइटेरिया ज़रूर है, लेकिन मार्क्स आने के साथ साथ हमें एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। कुछ एक्सपोजर मिलता है बाहर निकलने से, तो वो सब ज़रूरी है बच्चे के लिए। और अभी का सिस्टम जो, केवल अगर मैं करिकुलम की बात करूं तो भी पहले से तो ये बेटर हुआ है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बेटर हुआ है। नहीं, जरूरी था भी ये बहुत टाइम से। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो भी 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम भी होने वाले हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस चीज़ का रहता है? मतलब कई बार कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई की है फिर भी वो स्ट्रेस में है, और कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने पढ़ाई पूरे साल इतनी खास नहीं की है लेकिन स्ट्रेस लेवल उतना नहीं रहता। ये तो क्या देखो, आपने इतने सारे बच्चों को, जो मतलब आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा, एक बैच के बाद दूसरा बैच, तो बहुत सारे बच्चों के साथ अनुभव लिया होगा कि स्ट्रेस किस चीज़ का उनको ज़्यादा होता है? देखो, अलग अलग बच्चों के साथ अलग अलग ये बातें हैं। ये स्ट्रेस लेवल की जहाँ तक बात है, हर बच्चे के लिए ये सारी हर बात फिट नहीं बैठती है। जैसे कुछ बच्चे हैं जो इनिशियल टर्म्स में उनके 80% आए, अभी वो 75 भी हो जा रहा है तो उनको प्रेशर आ जा रहा है, क्योंकि वो डाउन जा रहे हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जब सिलेबस बढ़ता है, फर्स्ट टर्म में हमारे पास 6 चैप्टर थे, फाइनल में हमारे पास 13 चैप्टर हैं, तो वो उनको ये लगता है कि हम कहीं पीछे ना हो जाए, उनको इस बात का प्रेशर रहता है। कई बार कुछ घरों में फैमिली प्रेशर भी होता है कि भाई फलां के बच्चे ने वो कर लिया, तूने ये नहीं किया, तो इस तरह की भी बातें होती हैं। और कुछ बच्चों का ये भी रहता है कि आगे जो स्ट्रीम सिलेक्शन है, जैसे 10th वाले बच्चों के लिए स्ट्रीम सिलेक्शन का, जैसे स्कूल में भी मेरी बच्ची अभी खुद 10th क्लास में है, तो उसके पास पहले ही एक लिस्ट आ गई है, भैया 80% आएंगे तो ये मिलेगा, 75% आएंगे तो ये मिलेगा। एजुकेशन सिस्टम तो हम खुद ही अपना बिगाड़ रहे हैं। हाँ, तो वही बात है, बच्चा स्कूल में है, टीचर जज करते हैं पूरे साल के। जैसे पीछे अगर आपको याद हो तो हमारे यहाँ एक CCE पैटर्न चला था, क्यूमुलेटिव जो पैटर्न पे बच्चों को हम जज करते थे कि फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में, पीरियोडिक टेस्ट में, या क्लास में कैसा अटेंशन देता है बच्चा। जैसे मेरे ख्याल से, देखो बहुत ज़्यादा तो नहीं पता मुझे यूरोपियन कल्चर के बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत जितना मैंने इधर उधर से पढ़ा है, हाँ, यस, वहाँ पे डेली बेसिस पे बच्चों को जज किया जाता है। हाँ। और वहाँ पे असेसमेंट का क्या तरीका है, आपके एग्जाम नहीं होते, वो लोग वर्कशीट देते हैं कि आप लोग घर से करके आओ, और वर्कशीट वो ऐसे होते हैं कि जो गूगल पे आसानी से मिलते नहीं है, तो उनको खुद करना पड़ता है। वो ऐसे वर्कशीट बनाने में टीचर वहाँ पे मेहनत करते हैं। तो वो क्या होता है ना, बच्चे की स्किल अपने आप धीरे धीरे बाहर आती रहती है और बच्चा सीखता रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, बट उसमें एक आधे रिफॉर्म करके हम इसको और बेहतर कर सकते हैं, हम उनसे अभी आगे निकल सकते हैं। साइज का भी तो बहुत फर्क है ना रवि सर, क्योंकि हाँ, हमारी स्ट्रेंथ, पॉपुलेशन, हाँ, डेंसिटी रेशियो जो है ना वो बहुत मैटर करती है। अब हमारे यहाँ क्या है, 50 बच्चों पे शायद एक टीचर है, एक एवरेज। तो एक टीचर इतने बच्चों को हैंडल करना है, और स्कूल्स की बात कर रहा हूँ मैं इन जनरल, तो अब इतने डिफरेंट टाइप के असेसमेंट, हर बच्चे के लिए अलग असेसमेंट, बहुत मुश्किल है। तो वो एक अलग मैटर हो गया थोड़ा सा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अब ये मार्क्स, जैसे हम लोग बात कर रहे थे प्रेशर की, स्ट्रेस किस बात की का है, तो अब बच्चों को स्ट्रीम सिलेक्शन करना है 10th वाले बच्चों को। 12th वाले बच्चों का क्या है, एटलीस्ट 60% तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कई जगहों पर। IIT के लिए फर्स्ट 20 परसेंटाइल में आना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फर्स्ट 20 परसेंटाइल मीन्स होता है कि अगर टॉपर के 98% हैं तो 78% तक वाले IIT के लिए एलिजिबल है। ओके, तो वो फर्स्ट 20% बच्चे ही एलिजिबल हैं। तो अब कंपटीशन इतना ज़्यादा है। अब हम जैसे दिल्ली में हैं, DTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली में IIT के बाद इसी का को आप मान सकते हो रैंकिंग के बेसिस पे। तो यहाँ पे मैंने देखा एक जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल है, तब जाके उसको CSE मिला।
तो आप एक देखो जनरल के 95 परसेंटाइल से नीचे वालों को तो कुछ भी नहीं मिला। इनके पास जो भी 6-7 नहीं, स्ट्रीम्स हैं। ये सॉरी मैं बीच में आपको रोका। हम्म। ये प्रेशर आ रहा है टॉपर क्लास के बच्चे के लिए कि मेरे को आईआईटी का एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल, नॉर्मली बच्चे जो 50% 60% भी लाते हैं या उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो अपने आप को उस लेवल पे ले जाएं। तो ओवरऑल सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए किस तरह का स्ट्रेस लेवल होता है जो 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम, हमने भी 10th और 12th किया है तो हम भी समझ सकते हैं कि ये प्रेशर तो होता है, इसे डिनाई नहीं प्रेशर किया जा होता है। सकता। लेकिन ऐसा क्या है कि वो इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं और कई बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं और अपने आप को बहुत डिमोटिवेट भी कर देते हैं। देखो इसमें मैं तो, हो सकता है मेरी ये बात बहुत सारी फैमिलीज़ को अच्छा ना लगे, बट कहीं ना कहीं इसमें सबसे ज़्यादा रोल हमारे फैमिली का ही है। हम अपने बच्चे को ये नहीं कहते कि बेटा आप अपना एफर्ट वाला पार्ट लो, नंबर जितने भी आए, हर एक का कहीं ना कुछ रास्ता ज़रूर होता है। मैं अपने बच्चे को ये कहता हूँ कि बेटा तेरे 40% भी आए तो हम तेरे साथ हैं, बट तू अपना एफर्ट 100% कर। करेक्ट। एफर्ट वाला पार्ट पूरा, क्योंकि पांचों उंगलियां जिस तरह बराबर नहीं होती, हर बच्चे का पोटेंशियल एक सब्जेक्ट में हो या एजुकेशन में ही हो, बस पढ़ाई में हो सकता है उसका इंटरेस्ट किसी और भी साइड हो। तो हमें अपने बच्चे को समझना चाहिए, हमें अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, टाइम टू टाइम उनके साथ टाइम देना चाहिए, क्वालिटी टाइम देना चाहिए, जिससे हम ये पता कर सके उनका एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, एजुकेशन ज़रूरी है आजकल, तो हमें बहुत बेसिक बातों के लिए भी एक एजुकेटेड बंदा जिस तरह से रिएक्ट करेगा, अनएजुकेटेड नहीं कर पाएगा। तो वो ज़रूरी है अपनी जगह पे, लेकिन उसका इंटरेस्ट जानना चाहिए। और अगर उसका इंटरेस्ट मैथ्स में नहीं है तो हमें ज़बरदस्ती उसे मैथ्स में धक्का नहीं देना है। लेकिन आपको नहीं लगता ये वन साइडेड कम्युनिकेशन हो जाता है हर बार एक पेरेंट्स या फैमिली वालों को ही, कि आप उसको प्रेशर, फैमिली एक्चुअली प्रेशर नहीं देना चाहती जितना मुझे लगता है, शायद सभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ जगह पे, लेकिन काउंसलिंग, गाइडेंस, समझाना वो फैमिली नहीं करेगी तो कौन करेगा? और उसको अगर बच्चा स्ट्रेस में ले ले तो फिर फैमिली के लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया कि फिर वो समझाए कैसे। देखो बात ऐसी है कि जैसे मैंने कहा पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, तो हो सकता है हमारे घर में 2 बच्चे हो, दोनों बच्चे को समझने और समझाने का तरीका अलग होता है। कई बार हम एक ही स्केल से सबको जो मेज़र कर लेते हैं, सारी बातें उसी के अकॉर्डिंग बात कर देते हैं। क्लास में कई बार होता है कि हम लोग बोलने से पहले 2 बार सोचते हैं कि 30 बच्चों का ग्रुप है हमारा, ये बात किस बच्चे पे क्या फिट बैठेगी। अगर हमें लगता है कि हो सकता है कोई दूसरा बच्चा उस चीज़ को अलग वे में ले गलत सकता तरीके से, है, यस। तो हमारी कोशिश होती है हम वो क्लास में बात बोले ही ना, या फिर एक बच्चे को जिसको बोलना है उसको रोक के अलग से पर्सनली समझाएं, बेटा ये आपके लिए ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे फैमिली मेंबर्स को ये चाहिए कि एक तो ये जो कंपैरिजन जो हम करते हैं ना, कि देख बड़ी वाली ने ये कर लिया, छोटे वाले ने ये नहीं करा, या बड़े वाले ने कर लिया, ताऊ के बच्चे ने कर लिया, मामा के बच्चे ने ये कंपैरिजन एक तो गलत है, करेक्ट। पहली बात। और मैं ये नहीं कह रहा, मैं फैमिली को दोष नहीं दे रहा, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि अगर बच्चों को, ये बच्चे क्या है, रेत की तरह हैं, तेज दबाओ तो भी दिक्कत, खुला छोड़ दो तो रेत की तरह बह जाएंगे। तो इनको ना एक सही तरीके से पहले हमें जज करना चाहिए कि ये किस बात को किस तरह से सुनते हैं, कैसे समझते हैं। फैमिली से ज़्यादा और कौन बेहतर समझेगा? बिल्कुल। सबसे ज़्यादा टाइम फैमिली के साथ होता है, और उस हिसाब से उनको कोट करना चाहिए कि बेटा ये आपके लिए ठीक है, प्रेशर मत लो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप प्रेशर ना दो तो कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर देना ही पड़ता है। करेक्ट। थोड़ा तो प्रेशर देना पड़ेगा, बट इतना मत दो कि वो ओवर रिएक्ट कर जाए वो बच्चा, क्योंकि ओवर रिएक्शन में फिर 99% साइड इफेक्ट्स ही आते हैं। करेक्ट। करेक्ट। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई कुछ स्टूडेंट्स ने आपसे बात की 10th और 12th के, जहाँ फैमिली में वो बात ना कर पाते हो, और कुछ ऐसा इंसिडेंट याद हो पिछले 25-26 सालों में जहाँ बहुत ब्रिलियंट बच्चा बहुत स्ट्रेस में रहा हो? मैं जैसे केस स्टडी के पॉइंट ऑफ हिसाब से पूछ रहा हूँ ये, ताकि उसे कुछ लर्निंग निकल के आ पाए कि कभी ऐसा रहा हो बहुत ब्रिलियंट बच्चा लेकिन अंडर प्रेशर में, और फिर लास्ट में आके आपसे बात की और आपने कुछ उसको गाइडेंस दी हो। देखो एक बार नहीं हुआ, ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर साल एक आध बार हो ही जाता है, और मुझे इसलिए बहुत अच्छे से याद है। बात तो बहुत पुरानी है, मेरे ख्याल से 2015 या 16 के आसपास के बाद की बात होगी, 10-11 साल पहले। एक बच्ची थी, नाम तो नहीं लूँगा मैं, आ, वो स्कूल भी जाती थी, आजकल जैसे नॉन अटेंडिंग का भी एक कल्चर चल गया है।
तो नॉन अटेंडिंग में तो ये होता है स्कूल का प्रेशर देखो नहीं होता, नहीं होता। तो उसके साथ फिर जेई नीट इन सब की प्रिपरेशन थोड़ी फिर भी कंफर्टेबली हो जाती है। लेकिन अब जैसे 1 साल पहले से सीबीएसई ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया, अभी नॉन अटेंडिंग तो रखना ही नहीं है, तो अब बच्चों को स्कूल भी जाना पड़ रहा है। वो स्कूल भी जाती थी, साथ साथ वो एक ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जाती थी जहाँ पे केवल नीट या जेई को फोकस करके पढ़ाया जाता है, तो उनका टाइम ड्यूरेशन काफ़ी लंबा होता था, 5-5 घंटे का होता था। और क्योंकि वहाँ पे लेवल ऐसा था कंपटीशन का कि उसको वो समझने के लिए हमारे पास भी आना पड़ता था। तो अब वो बच्चा क्या होता था, सुबह 5 बजे घर से निकलता था, फिर दोपहर तक स्कूल किया, फिर उसके बाद वो अपने कंपटीशन के लिए भी तैयारी कर रही है, साथ में वो हमारे पास आ रही है कि क्योंकि कंपटीशन का लेवल इतना है कि उसके बेसिक भी समझ नहीं पा रही सीबीएसई का, तो हमारे पास भी आ रही है। अक्टूबर या नवंबर का टाइम था, लगभग प्री बोर्ड्स आ रहे थे या शायद हो गए थे, ये तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। उस बच्ची से मैंने बस पूछा कि बेटा क्या हो रहा है, कि आप तो वैसे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है बट आप कर नहीं पा रहे टेस्ट में ऐसा कुछ। ये 12th क्लास की बात है। ये 12th क्लास की बच्ची थी, वो फपक के एकदम रो पड़ी, इतनी तेज रो पड़ी कि मैं वो सामने से तो कैसे ही बताऊं आपको, लेकिन वो मेरी आंखों के आगे से जाती नहीं है बात, इतनी तेज रो पड़ी। फिर वो बोली कि सर मैं मैनेज नहीं कर पा रही सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, मैं क्या पढूं, स्कूल का पढूं, फिर स्कूल के सपोर्ट के लिए आपसे पढूं, फिर कंपटीशन का पढूं, ये सब कुछ एक साथ नहीं हो पा रहा। तो सही बात है, एक्चुअली जिस तरह से हर बच्चे का पोटेंशियल एक जैसा नहीं होता, तो कभी कभी हमें टाइम देना पड़ता है बच्चे को कि भाई आप पहले, क्योंकि सीबीएसई लेवल क्या है अनुराग भाई, कि सीबीएसई लेवल हम कहते तो है कि सीबीएसई की सारी बातें हमारे जेई नीट में आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, लेवल अप है और थोड़ा नहीं काफ़ी है। और बात ये भी है कि बहुत ब्रॉडर सिलेबस है, तो इतना कुछ पढ़ना होता है हमारे को कि हम सीबीएसई में भी अब कम नहीं है। जब से ये कोविड के बाद, जब से कॉम्पिटेंसी बेस्ड ज़्यादा इंक्लूड हुआ है, पहले जैसे मैंने कहा लर्निंग फोकस था, करेक्ट, एमसीक्यू नहीं था, तो जस्ट याद करके भी ना काम बहुत हद तक हो जाता था। उस समय मार्क्स लाना, मतलब टॉप रैंकिंग में भी पहुंचना उस समय भी मुश्किल था, लेकिन लर्निंग फोकस ज़्यादा था। अब क्या हो गया है, इधर भी कंपटीशन, अब इसकी तैयारी करें तो उधर का रह जाता है। आप आईआईटी जेई का पेपर उठा के देख लो, आप कोई सीबीएसई वाला बच्चा, मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो मैथ्स को ही फोकस करके बात कर रहा हूँ, मैथ्स का सीबीएसई का आप सिलेबस करके आप जेई के मुश्किल से 10 सवाल अटेम्प्ट कर पाओगे, मुश्किल से। फिर ये क्यों बोला जाता है सीबीएसई बेस्ड कॉम्पिटेंसी है ये और कंपटीशन है? सीबीएसई बेस्ड नहीं बोलते हैं, वो लोग अपना सिलेबस डिफाइन करते हैं और सिलेबस के नाम पे वो लोग टॉपिक बस बोलते हैं, वो बस टॉपिक बोल दे रहे हैं। आप एक बात बताओ, मोशन का चैप्टर 9th क्लास में भी आता है, 11th में भी आता है, लेवल सेम है। इतना डिफरेंस है लेवल में कि 11th का जो मोशन का चैप्टर है, खाली मोशन का चैप्टर, वो 9th के कंप्लीट फिजिक्स से भी ज़्यादा है। लेकिन ठीक है, 9 से 11 तक आते आते बच्चों का मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है तो वो कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये कंपटीशन का भी प्रेशर देना, हर बच्चे पे प्रेशर देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अब हमारे पास एक बच्चा था 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले, अभी डीटीयू में है, सीएसई में है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने जेई की प्रिपरेशन कराया, उसने 11th-12th करा यहाँ से, उसके बाद 1 साल का ड्रॉप लिया और तब उसने आराम से प्रिपेयर किया और सीएसई उसी की बात मैं कर रहा था और उसी के रैंकिंग के बेसिस पे मैं आपको बोल रहा था कि 99.3% लाकर उसको सीएसई मिला। आईआईटी तब भी नहीं मिला उसको, एडवांस क्लियर कर लिया था जब भी जनरल कैटेगरी में, तो उसको आईआईटी नहीं मिली। तो लेकिन उस बच्चे से भी मेरी बात हुई तो देखो वो बच्चा बहुत टाइम डिवोट करने वाला था, क्योंकि देखो हर बच्चे का एक होता है, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है। मैं अपनी ही बात करूं तो मैं अपने टाइम में अपनी बात करूं, मैं स्लो लर्नर था, मैं वक्त लेता था चीज़ों को सीखने में, लेकिन हाँ सीख लिया तो माइंड में लंबा रहता था। सबका अपना अपना एक अलग तरीका होता है पढ़ने का, समझने का, हाँ, जो मेरे ख्याल से थ्रू आउट द लाइफ आपका रहता है। हाँ,
मैं स्लो लर्नर हूँ, मैं आज तक भी खुद के लिए भी कहता हूँ मैं स्लो लर्नर हूँ, लेकिन मैं सीख लेता हूँ तो मेरे पास रहता है लंबे वक्त तक। कुछ बच्चे हैं जो जल्दी सीखते हैं। अब जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी अभी मैंने जिस बच्चे की बात करी जिसका DTU में हो गया, उसने 1 साल का ड्रॉप लिया, ठीक है। हालांकि मैंने उससे जब बात करी उसके एडमिशन के बाद, तो उसने मेरे को ये कहा कि सर मैं शायद 11th-12th के साथ करता ना तो और अच्छा हो जाता। तो मैंने उससे पूछा क्यों बेटा, ऐसा क्यों तुम सोच रहे हो? कह रहे सर अलग से पढ़ना ना कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम उस समय रिदम में होते। तो आप फिर से इस बात को मैं अलग तरीके से बोलना चाहूंगा, हर बच्चे के लिए हर बात फिट नहीं बैठती। सही बात है, सही है। वो बच्चा बहुत फास्ट लर्नर था, लेकिन जिस बच्चे की मैं बात कर रहा था जो रो पड़ी बच्ची मेरे आगे, वो उसका वो सीखने का वो तरीका नहीं था, अलग होगा बिल्कुल। हाँ, तो उसके साथ ये था, उसके पेरेंट्स ने समझा नहीं। उनके पेरेंट्स को फिर मैंने बाद में अलग से बुला के बोला, तो शायद उनको बात समझ आई कि ठीक है अभी उसको CBSE करने दो। फिर वो लास्ट के 3 महीने उसने बस CBSE पे फोकस करा। देखो बहुत ज़्यादा अच्छा तो तब भी नहीं कर पाई, लेकिन हाँ ठीक है कि कम से कम देखो हमारा बच्चा हमारे पास है तो 1 साल लेट ही सही कर लेगा, बिल्कुल ठीक है। तो अननेसेसरी हमें प्रेशर नहीं देना चाहिए, हमें अपने बच्चे को समझना चाहिए। हर बच्चे का लेवल अलग होता है, ठीक है, थोड़ा प्रेशर देना ज़रूरी है। अदरवाइज बच्चे तो ऐसे होते हैं जी आपने हमें बताया नहीं, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ, ये भी है। हाँ, ये भी बात हो जाती है कई बार, बच्चे ये कह देते हैं पापा मुझे तो पता ही नहीं था, आप बताते तो सही, मैं कोशिश तो करता। तो उनको मौका दो, लेकिन अगर वो ना कर पाए तो उन पे इतना प्रेशर ना दो कि फिर वो कुछ और सोचने को मजबूर हो जाए। करेक्ट। कई बार हम लोग बच्चों के लिए ज़्यादा प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं कि हम उनका रूटीन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने अभी एग्जांपल लिया उस गुड़िया का या बच्ची का जिसने आपके सामने प्रॉब्लम रखी, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स रहे होंगे ऑब्वियसली। तो हम कई बार रूटीन बनाने की या डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें बनाने की बजाय मुझे लगता है शायद बच्चों के साथ बैठ के डिस्कस करके और पहले हमें समझना चाहिए। जैसे अभी हर 10 बच्चों को अलग अलग खड़ा किया जाए तो उनके शायद स्पोर्ट्स भी अलग अलग फेवरेट होंगे, सही बात है। सबके फ्लेवर अलग अलग होंगे, तो उस तरीके से उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। रूटीन की जहाँ तक बात मैं कहूँ, थोड़ा सा कई बार ये भी होता है कि देखो मेरे पापा थे, उनको ये लगता था कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ो तो ज़्यादा याद रहता है, और मेरी आदत क्या थी, मैं रात को लंबा पढ़ लेता था, मुझसे सुबह नहीं उठा जाता था। मैंने बहुत कोशिश करी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जैसे पेरेंट्स कहते हैं तो देखो हमें सुनना तो पड़ता है, तो हम लोग कोशिश भी करते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद शायद मेरे पापा ने देख लिया कि ठीक है ये रात को पढ़ लेता है। तो अगर कहीं कहीं पे बच्चों को ना उनके कंफर्ट जोन में रहने दो, कि ये जरूरी है कि बच्चा एफर्ट ले, ये जरूरी है बच्चा टाइम दे, ये जरूरी नहीं है किस वक्त दे। तो ये भी मैं एक चीज ये ऐड करूंगा। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। अगर ये आपने देखा हो, स्पेशली कुछ बच्चे जो एवरेज रहे हो लेकिन उनमें इच्छा बहुत है आगे करने की, फिर उन्होंने कुछ ऐसा चेंज किया हो, कुछ ऐसा बदलाव किया हो, शायद आपसे डिस्कस किया हो या अपने आप में, और आपने देखा हो कि हाँ ये चेंजेस करने से या पढ़ने का तरीका बदलने से, बिकॉज कहते हैं ना कि ड्राइविंग सीखना इज़ अ डिफरेंट पार्ट, बट उसको बाद में आप अपने तरीके से ही गाड़ी चलाते हो, आपका अपना एक तरीका बन जाता है। तो ऐसी स्टडी में अगर आप अपने किस तरीके को फॉलो करें जिससे आप इस कंपटीशन के दौर में अपने आप को ईज भी कर पाएँ और आगे सक्सेस भी ले पाएँ। देखिए यहाँ पे ना पेरेंट्स को, टीचर को, या जो भी मेंटोर है बच्चों के, उनको गाइड ज़रूर करना चाहिए, लेकिन एक रिजिड स्ट्रक्चर कभी नहीं बताना चाहिए बच्चे को कि बेटा तुझे यही करना है और ऐसे ही करना है। ये बात आपने एकदम सही कही कि भाई उनका मतलब आपने एक जो बात कही कि उनका ईज होना चाहिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जब तक अपने देखो हद से ज़्यादा कंफर्ट जोन में तो फिर रिलैक्स हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत कंफर्ट ज़रूर चाहिए उसको कि भैया मेरा ये पढ़ने का टाइम है इस तरह से चाहिए, लेकिन हाँ एक टाइम ड्यूरेशन ज़रूर होना चाहिए, वो टाइम बाउंडेशन ज़रूर होनी चाहिए। टाइम बाउंडेशन इन द सेंस कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, और जब मैं खेलने जा रहा हूँ तो मेरे को खेलने का भी टाइम है। तो उस बच्चे के पास हर चीज़ का टाइम होना चाहिए, उसका कोई ना कोई एक आधा अगर हॉबी है तो आप कभी भी उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, मैं तो ये भी कहूँगा। क्योंकि क्या होता है ना कि हम कंसिस्टेंटली आज के डेट में हम जॉब कर रहे हैं अपना, कोई भी एक 6 महीने लगातार या 2 महीने भी जॉब करते हैं, यार एक ब्रेक चाहिए, हमें ऐसा लगता है कहीं घूम के आते हैं। या फिर अगर हम 4 घंटे काम करते हैं तो कहते हैं कि चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं,
थोड़ा दोस्तों से बात कर लेते हैं। तो इस तरह बच्चों को भी ब्रेक चाहिए, और इसीलिए बच्चों को एक टाइम बाउंडेशन ये तो ज़रूर बांधना चाहिए अपने में कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है, लेकिन वो 3 घंटे वो सुबह के 4 बजे के हों, शाम के 4 बजे के हों, या रात के 10 से 1 हो, वो उनको डिसाइड करने दो, ठीक है। और जहाँ तक बाकी है उन पे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम जो डालते हैं वो तो होना चाहिए, नहीं तो बच्चा कंप्लीटली इररेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन इसी चीज़ से एक चीज़ निकल के आती है भाई कि आजकल बच्चों को ट्यूशन, स्कूल, फिर मोबाइल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? जैसे आपने उस बच्ची का बताया, अभी एग्जांपल दिया, उसके साथ टाइम मैनेजमेंट का इशू हो रहा था, जो हम बहुत आसानी से आप समझ गए, शायद एक बार बताने में ही आप समझ गए। तो अभी बहुत से बच्चे जो भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं या समझ रहे हैं, तो वो स्कूल को, ट्यूशन को और ऑब्वियसली मोबाइल या कोई भी अदर चीज़, उसमें उनको किस तरीके का टाइम मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए? आपका क्या सुझाव रहेगा? देखिए, स्कूल का तो टाइम अपना फिक्स है, स्कूल तो जाना है हमें। ट्यूशन एक सपोर्ट सिस्टम है, हमारे जहाँ भी लैग्स होती हैं उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। तो जहाँ जिस सब्जेक्ट की ज़रूरत है उसकी ट्यूशन ले, और जिसकी ज़रूरत है उसकी ट्यूशन डे 1 से ले, जिसकी ज़रूरत नहीं है ना ले बेशक, बट सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप स्कूल में भी पढ़ रहे हो और स्कूल में हो सकता है किसी भी कारण से, क्योंकि अगर आप छुट्टी कर लेते हो स्कूल में सिलेबस नहीं रुकेगा, या मे बी पॉसिबल कि कई बार क्लास साइज बड़ा होता है, या फिर सिलेबस का टेम्पो इतना ज़्यादा होता है कि कई बार बच्चे जैसे होते हैं ना, स्लो लर्नर भी होते हैं, नहीं सीख पाए, कोई भी रीज़न हो सकता है, बच्चा 10 दिन बीमार पड़ गया, या बच्चे का वो सब्जेक्ट ही किसी ना किसी कारण से पहले से वीक है, तो उस सब्जेक्ट का अगर ट्यूशन ले रहा है बच्चा तो ठीक है, लेकिन जिस सब्जेक्ट में ज़रूरत नहीं है बेशक ट्यूशन ना ले। ये तो खैर थोड़ा डिसीजन मुश्किल होता है, कई बार स्टार्टिंग में पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है, लेकिन जब तक काफ़ी लेट हो जाता है, तो ये तो बहुत स्मार्ट माइंड रखते हुए आपको डिसाइड करना पड़ेगा, जिसमें पेरेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। पहली बार, अगर बच्चों के इंग्लिश पे थोड़ा सा पेरेंट्स 5th 6th से ही या छोटे से थोड़ा सा फोकस करा दे, तो वो थोड़ा सा उसमें फ्रिक्वेंट हो जाए तो उनके लिए ईजी हो जाएगा। और क्योंकि कई बार क्या होता है, चीज़ें समझ तो रहे हैं लेकिन लिख नहीं पा रहे, इंग्लिश मीडियम में है, सारी चीज़ें समझ रहे लेकिन लिख नहीं पा रहे, या फिर उसको फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बस ये थोड़ा बहुत कहीं कहीं इशू आता है। नहीं लगता कि इस तरीके से फिर एक जो टैलेंट है वो सामने उस तरीके से निकल के नहीं आ पाएगा? एक इंडिविजुअल का जो उसका हिडन टैलेंट है, वो बहुत अच्छा समझ रहा है, मैथ्स ले ले, फिजिक्स ले ले, साइंस ले ले, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ पा रहा है, लेकिन जब वो एग्जाम में जाता है तो वहाँ इंग्लिश उसे मात दे देती है, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ वो जब जाता है तो वो पीछे हो जाता है। तो ये इनजस्टिस नहीं है टैलेंट के साथ? देखो, अब क्या है ना कि हमारे ग्लोबल लेवल की अगर बात करें, अगर कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है तो वो लिमिटेड नहीं रहेगा अपने एरिया में। तो लैंग्वेज स्पेसिफिक जो बातें हैं कि हमें पर्टिकुलर लैंग्वेज पे ही मास्टरी करनी है, तो वो ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं है। तो दैट्स वाई मुझे लगता है हमें इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। मुझे ये दूसरा वाला ऑप्शन शायद नहीं चलेगा कि हम अपने रीजनल लैंग्वेज में या अपनी लैंग्वेज में फिजिक्स पढ़ें। लेकिन जापान एंड चाइना में ऐसा हो रहा है। जापान और चाइना में हो रहा है, तो वहाँ पे आप ये भी तो देखो कि अगर हम बात करें कि उनके पास अपने पास ही बच्चों को जॉब देने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास तो अधिकतर ऐसे सब्जेक्ट्स में जो बेहतर करते हैं वो इंडिया से ही चले जाते हैं, रुकते ही नहीं है यहाँ पे, या फिर अपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑप्शन ढूंढ ही लेते हैं। और बात है लैंग्वेज की एक्सेप्टेंस की, आप अभी पढ़ तो लोगे, ये बात मैं भी मानता हूँ कि अपनी लैंग्वेज में हम ज़्यादा बेहतर सीखते हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज में सारी चीज़ें, मतलब एटलीस्ट हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, लास्ट में हमें जॉब तो चाहिए या करियर का कुछ ना कुछ तो ऑप्शन चाहिए। करेक्ट, ठीक है, तो वहाँ पे तो हमारे को इम्प्लीमेंटेशन जब करने का वक्त आता है तो हमारा एनवायरनमेंट सारा इंग्लिश में ही है, तो हम क्या करेंगे हिंदी में पढ़ के, हम कैसे उनको समझा पाएंगे? अब हमारे इंडिया में ही देख लो, हमारे इंडिया में इतनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, चाइना और जापान का आपने एग्जाम्पल दिया, वहाँ पे शायद पूरे चाइना में चाइनीज ही बोली जाती होगी, जो भी लैंग्वेज होगी, लोकल लैंग्वेज में सब कुछ, एजुकेशन सिस्टम पूरा उनका लोकल लैंग्वेज, ठीक है, प्रेफरेंस नहीं। लेकिन पूरे चाइना में एक ही लैंग्वेज है,
करेक्ट। ठीक, हमारे इंडिया में तो अगर आप देखो तो हर स्टेट हर तो 200 छोड़ो, किलोमीटर के बाद हाँ टोन चेंज हो जाता है, टोन, language change हाँ हो जाता है। मतलब अगर लैंग्वेज की बात करें तो हमारे जितने स्टेट हैं उतने लैंग्वेज है कम से कम। तो एक तो हमें ऐसा कॉमन लैंग्वेज चाहिए ना जिसमें हर जगह कम्युनिकेट हो सके। लेकिन मेरा जो पॉइंट था रवि साहब वो ये है कि कहीं ना कहीं जो गांव के बच्चे हैं हमारे, वो अपना टैलेंट नहीं निकाल पाते। इस तरीके की उनको फैसिलिटीज़, बिल्कुल इंग्लिश वो भी सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन उनको उस तरह की काउंसलिंग नहीं मिल पाती, तो उनका टैलेंट वो छुप जाता है। अग्रीड, छुप जाता है, लेकिन मेरी जहाँ तक समझ है कि हमारे सिस्टम में ऐसा अभी कोई प्रोविज़न ना है और ना मुझे नियर फ्यूचर में दिख रहा है कि ऐसा कुछ हो पाएगा कि हमारे रीजनल लैंग्वेज में हमारी पढ़ाई हो सके। क्योंकि अब हमारे सिस्टम में ये है, अब टीचर्स ही हैं, पूरे स्टेट में इधर से उधर रोटेट होते रहते हैं ट्रांसफ़र के थ्रू, तो लैंग्वेज तो बैरियर बनेगा ही, तो एक कॉमन लैंग्वेज को ही सबको अपनाना ही पड़ेगा। तो दैट्स वाई मुझे तो लगता है देखो इंग्लिश तो सीखना ही पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट मुझे नहीं दिख रहा। देखो इंग्लिश ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है, उसके बगैर मुझे नहीं लगता कि सब कुछ हो पाएगा। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ज़रूरी नहीं है कि आप फ्लुएंसी में इंग्लिश बोलो या लिखो, ज़रूरी ये है कि टेक्निकल टर्म्स की नॉलेज आपको इंग्लिश में हो, होनी चाहिए। ताकि आप अपनी बात सामने वाले को समझा सको। अनलेस अगर आप अपनी बात समझा ही नहीं पाओगे तो आपकी नॉलेज का क्या मतलब। तो दैट्स वाई इंग्लिश देखो चाहिए, बट बच्चे जो एकदम फ्लुएंट नहीं हो पा रहे हैं एनी हाउ, तो वो लोग कुछ ऐसा करें, कुछ प्रैक्टिस करें जिससे अपने लैंग्वेज जो टेकी वर्ड्स हैं उनकी नॉलेज रखें एटलीस्ट इंग्लिश में। और जो मुझे लगता है जो सही में ब्रिलियंट भी होगा, वो कहीं ना कहीं उसको इतना मुश्किल एटलीस्ट नहीं होता, इतना मुश्किल नहीं होता। देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 10th से जब 11th में आते हैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आते हैं, तो उनका तरीका यही होता है कि जहाँ तक लैंग्वेज की बात होती है वो तो धीरे धीरे, जैसे हम हिंदी बोलना सीख जाते हैं छोटे में, कौन सा हमारे को हिंदी स्पीकिंग क्लासेस दी गई, तो इंग्लिश भी सीख जाते हैं, एनवायरनमेंट मिलता है तो बस। लेकिन टेक्निकल वर्ड्स हमें लर्न करने पड़ते हैं, तो बस इस पर फोकस हो जाए, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाता है, वो बड़ी बात नहीं है। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है चीज़ों को समझ पाना, अगर हम ध्यान से सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम चलते चलते रही हुई, अगर आप कुछ ऐसा 10th 12th या बाकी 11th 9th के बच्चों को कोई ऐसा एक दो मूल मंत्र या चीज़ बताना चाहें जो आप अपने अभी तक के अनुभव से, कॉमन चीज़ें तो देखो उनको सब चीज़ें मिल जाती, पेरेंट्स से, पड़ोसियों से, दोस्तों से, लेकिन एज अ टीचर आप कुछ ऐसा बताएं जिससे उनको सच में आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में और आने वाले लाइफ में भी उनको हेल्प मिले। देखो बच्चों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप दिल से पढ़ो। प्रेशर होता है, मानता हूँ, मैं उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन प्रेशर को अपने ऊपर ओवररूल मत करने दो, और अपना एक टाइम टेबल, जो भी आपका कंफर्टेबल टाइम जोन हो, आप उसमें पढ़ाई करो। और टाइम ये ज़रूरी नहीं है आप सुबह उठो, दोपहर या शाम, ज़रूरी ये है कि आप पढ़ो और दिल से पढ़ो। दिन में 5 घंटे हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, अब वो टाइम कैसे मैनेज करना है वो आप अपने रूटीन के अकॉर्डिंग तय करो, बाकी दिल से पढ़ो, बेटर होगा। कॉम्पिटेंसी बेस के लिए बस CBSE के सैम्पल पेपर काफ़ी सारे हैं cbse.gov.in पे, और एक edudel.in की वेबसाइट है, उस पर आप वहाँ से बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर ले सकते हो। अगर आपको रिसोर्सेज, जेन्युइन रिसोर्सेज नहीं मिलते तो गूगल पे रिसोर्सेज तो बहुत हैं, जेन्युइन कम है, तो जेन्युइन रिसोर्सेज आप यहाँ से ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। अभी भी बहुत से अनकहे अनसुलझे सवाल रह जाते हैं, हम चाहे इस पर कितनी ही बातें कर लें, और हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को, हमारे देश को इस विषय पे बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमें समझने की ज़रूरत है कि जो ग्लोबली स्पीड है उसके साथ साथ हम अपने आप को कैसे मैच कर सके, ताकि आने वाली पीढ़ी, जो नेक्स्ट जनरेशन जिसको हम बता रहे हैं कि AI जनरेशन इज़ स्विच ऑन, तो वहाँ पे हम अपने आप को कहाँ रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत यूज़फुल लगा होगा ये पॉडकास्ट, और इस तरह के टॉपिक पे एक और पॉडकास्ट करें और इसी टॉपिक से रिलेटेड हम डिस्कशन करें, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए पॉडकास्ट में, नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, राधे राधे।